हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इससे पिछली क्लासेस में भी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। पहले उसकी कुछ रिविजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, पहले हमें इसे समझना है। देखिए, हुज वैल्यू आर ऑलरेडी डिफाइंड एंड डू नॉट चेंज। जिसकी वैल्यू पहले से डिफाइंड होती है और जो बदलती नहीं है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में ये जो 2 लिखा हुआ है, ये क्या अपने आप में एक कांस्टेंट है। या -4 दे रखा है, ये भी कांस्टेंट है। 3 दे रखा है, ये भी कांस्टेंट है। अगले पर आते हैं। देखिए, वेरिएबल किसे कहते हैं, हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी प्लस एबल, जो बदलने योग्य हो, यानी कि जो बदल पाए। जैसे कि ऊपर जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ लिखा है 2x, इसमें 2 की वैल्यू तो फिक्स है, इसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू वेरी कर जाएगी। यहाँ पे x की जगह कभी हम 1 लिख लेते हैं, कभी 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, तो इसी को बोला जाता है वेरिएबल। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है, एक्स वाई यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स क्यूब यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर ए स्क्वायर भी वेरिएबल माना जा सकता है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को बताते हैं। अब आते हैं थर्ड पे, जो है हमारा कोफिशिएंट। ईच पॉलिनोमियल हैज इट्स कोफिशिएंट। तो कहता है कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसका अपना कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर देखें हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे जो भी लिखा हुआ है बच्चे, यही इसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं इससे मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो आप बताओगे 4, वाई का कोफिशिएंट 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -2। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 7। अगर हम मैं आपसे पूछे ये 7 बेसिकली है क्या, तो देखिए 7 एक्चुअल में 7 × 1 7 ही आएगा। इस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर 0, यानी कि जो 7 है ये a की पावर 0 का कोफिशिएंट भी बन जाएगा। a की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 आएगा। तो इस तरीके से a की पावर 0 कोफिशिएंट इज 7। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि अगर यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो हम 1 अपने आप से भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ दें तो -3/2y एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बचेगा वही इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अब आते हैं फोर्थ पर, जो कि है टर्म। तो देखिए, ये बेसिकली ये चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी हैं। टर्म्स की बात करते हैं। टर्म 3-4 तरीके की हमने पढ़नी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, कहीं पर भी एक भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी प्लस माइनस कहीं भी नहीं लगा मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई है, तो ये हमारी कहलाती है एक टर्म। तो यहाँ पर टोटल यह क्या है, एक टर्म है, इसीलिए इसे नाम दिया गया मोनोमियल। अब 2 टर्म वाली इक्वेशन कैसी होती है, जिसमें एक बार प्लस या माइनस यहाँ पे नजर आ जाए। मल्टीप्लाई की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्लस और माइनस की। तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ लिखा हो 2x प्लस का 5x। अगर अब आपसे पूछा जाए कितने टर्म है, तो अब हम यहाँ पर 2 नहीं बताएंगे। ये देखिए लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, तो ऐड हो जाएगी 7x। तो अब ये कितनी टर्म बनी, बेसिकली ये सिंगल टर्म ही कहलाएगी, इसीलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल ही कहेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, सेम टर्म होंगी तो पहले उसे हम जोड़ लेंगे, अगर घटने वाली होंगी तो हम उसे घटा लेंगे, इसके बाद ही हम यहाँ पर मोनोमियल बाइनोमियल बता पाएंगे। ट्राइनोमियल, जैसे कि नाम में पता चल रहा है, नो ट्राई, यानी कि इसमें कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म वाली जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। इसका मतलब है जैसे मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, उसी तरीके से पॉली का मतलब होता है टू मैनी, यानी कि बहुत सारी, और नोमियल यानी कि टर्म से। तो जिस भी इक्वेशन में बहुत सारी टर्म होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये भी हमने पिछली क्लासेस तक पढ़ लिया है। क्लास 9th में इन सब के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th में भी इसी नाम से है, उसमें ये सारी चीज़ें भी दे रखी हैं। अब अगला क्या आता है बच्चे, डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 3x प्लस 2y प्लस का 4z। अब इसमें देखिए सबकी डिग्री कितनी है, सबके ऊपर पावर कितनी है, 1। तो हाईएस्ट पावर भी देखें तो 1 ही होगी, इसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। और जिस भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे नीचे वाले इक्वेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो हम इसे 1 मानेंगे, z पर भी 1।
हमें सिर्फ और सिर्फ देखना हाईएस्ट, हमें टोटल नहीं करना, हमें देखना हाईएस्ट कितनी है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर में 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि 2 है, इसका मतलब यह इक्वेशन किस डिग्री की हुई, 2 डिग्री की। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसलिए इसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट डिग्री 4 है इसीलिए इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिग्री के बारे में भी जान लिया। अब बात करते हैं बेसिकली पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म हो सकती है ये हमने समझ लिया, लेकिन इसके साथ में वेरिएबल भी अटैच होगा। उस वेरिएबल की जो हम पावर की बात करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल है इसकी अगर हम पावर की बात करें, पावर मीन्स एक्सपोनेंट की बात करें, होल नंबर में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर x की जो पावर है 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, ये सब किस में होनी चाहिए, ये सारी की सारी पावर हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 1/x, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पावर 1 है, लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो यहाँ x की पावर आएगी बच्चे -1, और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में हुआ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। y की पावर 1/3, क्या ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ये भी नहीं है। 1/2 फ्रैक्शन में आ गया तो भी नहीं है। और यहाँ पर बात करें 5t माइनस का √7, 7 की पावर 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं होता। अगर यहाँ पर 7 की जब बजाय कोई वेरिएबल होता, लेकिन क्या यहाँ 7, हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की पावर और एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, होल नंबर में, लेकिन किसकी पावर होल नंबर में हो, वेरिएबल की। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, बिल्कुल यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। हमें 7 से मतलब नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे हमें मतलब नहीं, हमें देखना है सिर्फ वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, तो बिल्कुल ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर्स को देखना है। तो इतना हमने क्लास 9th का टॉपिक था जो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है। अब हम आते हैं क्लास 10th के हिसाब से हमें क्या समझना है। देखिए सबसे पहला जो हमें जानना है वो जानना है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो देखिए जो भी पॉलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x, इसीलिए हम इस वेरिएबल को बोल देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। ये जो इक्वेशन लिखी है किसका फंक्शन है, सिर्फ x का। फंक्शन का मतलब x की वैल्यू पर ही इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो देखिए यदि x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 लिखते जाएंगे। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी -3। तो फंक्शन ऑफ x है ये इक्वेशन, और यदि x की जगह पे हमने 1 पुट करा तो देखिए वैल्यू अलग आ गई, -2 पुट करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जब हम उस वेरिएबल की जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू रख कर उसका जो भी वैल्यू निकालते हैं वही हमारी क्या बन जाती है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बन जाती है। इसे हम y से भी डिनोट कर सकते हैं कि y बराबर कितना आ गया, -3, यानी कि y जो कि फंक्शन ऑफ y यानी कि एक इक्वेशन y के बराबर है जो कि फंक्शन है x का, और वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है। जैसे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है उसी तरीके से हमें अब पढ़ना है इसमें क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो किसे कहेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, ये y बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x। ये इक्वेशन दे रखी है। अब सपोज कीजिए इसमें मैंने 1 पुट करा, तो 1 पुट करने पर कितना आ जाएगा, 2 × 1 -8 यानी -6 आ जाएगा। यानी कि फंक्शन जब 1 पुट करा तो हमने कितनी वैल्यू पाई, -6। तो देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस इक्वेशन में x की कोई ऐसी वैल्यू रखी जाए कि पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो बेसिकली जिस वैल्यू को रखने पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है अगर इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 × 2 8, 8 - 8 0, यानी कि f की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखने पर क्या वैल्यू आई, 0। इसका मतलब ये जो 2 है यही इसका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो बेसिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। तो देखिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जब भी कोई इक्वेशन दी जाती है, यह भी हमने इससे पिछली क्लासेस में कवर कर लिया है। तो बेसिकली जैसे दे रखा है 2x² - 8, हमें इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है, 0 के बराबर लानी है। तो हम पहले ही इसको किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। अब मैंने यहाँ से 2 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा, x² - 4 = 0। अब 2 कॉमन करेंगे, अब ये देखिए किस फॉर्म में आ गया, x का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x + 2 और x - 2, और यहाँ पर पहले से मौजूद है 2, और ये बराबर है 0 के। इसका मतलब ये हुआ ये 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, यानी कि इन दोनों में ही आपस में या तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी
तो अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। इसका मतलब है यदि हम इसमें -2 भी पुट कर देते तो भी ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती, 0 के बराबर आ जाती। इसका मतलब इसके कितने 0 पॉसिबल हुए, 2 0 पॉसिबल हुए। 0 का मतलब क्या, वह कौन सी ऐसी x की वैल्यू यहाँ पर रखी जाए जिससे ये इक्वेशन की जो आंसर निकल कर आए, यानी कि जो वैल्यू निकल कर आए वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। इस तरीके से हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। अब फंक्शन ऑफ x है ax प्लस बी, तो देखिए इसमें a का तो 0 होना बिल्कुल भी, अगर a 0 हो गया तो x ही गायब हो जाएगा, यानी कि इसमें a 0 नहीं होगा। उस केस में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ax प्लस बी को किसके बराबर रख देंगे, 0 के, और उसके बाद में x की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी बाय ए। तो इस तरीके से हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं, यानी कि कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए इसे 0 के बराबर रखिए, x की जो भी वैल्यू निकलेगी वही क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो देखिए इस तरीके से पॉलिनोमियल में यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल किसे कह रहे थे हम, पॉलिनोमियल जिसमें की बहुत सारी टर्म होती हैं, लेकिन लीनियर जब उसकी डिग्री क्या हो जाती है 1। तो एक ही यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि ग्राफ ऑफ y बराबर ax प्लस बी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। दैट इज वाई एफ फंक्शन ऑफ x ax प्लस बी इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा गया, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है 3x प्लस का y। अब यदि इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू अलग, सॉरी यहाँ पर हमने लिख लिया 3x प्लस का 5 लिख देते हैं। अब देखिए ये कोई एक फंक्शन है x का। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता जाऊं, यानी कि x की वैल्यू पुट करूं, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। अब मान लीजिए मैंने x की जगह पे 1 रखा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आई, 1, 3 प्लस 1 3 प्लस 5 8। मैंने y की वैल्यू फंक्शन पर निकाली 2 पर, तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 2 6 और 5 11। तो अब देखिए ये एक क्या बनाएगा, एक ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। x मैंने 1 रखा तो y कितना आया 8, क्योंकि देखिए x 1 रखने पर y कितना आया 8 आ गया, x की वैल्यू 2 रखने पर y कितना आया 11 आ गया। इसी तरीके से और वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 रखा तो ये कितना आ जाएगा 14, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 14। अब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे, तो इसे बोलेंगे हम x एक्सिस, इसे बोलेंगे y एक्सिस। एब्सिस ऑर्डिनेट, और जो भी वैल्यू निकल कर आती है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये भी हमने पिछली छोटी क्लासेज में, यानी कि इससे पहली क्लासेज में यह जान लिया। ये क्या हमारा ओरिजिन। तो अब देखिए 1 और 8, यानी कि x पर 1 और y पर 8 यहाँ कहीं आएगा, x पर 2 y पर 11, x पर 2 y पर 11 यहाँ कहीं है। इस तरीके से ये ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन ही बना रहा होगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि ax प्लस बी का जो ग्राफ है वह क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। अब देखिए हमें समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, लेकिन हमें अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या समझना है। देखिए y बराबर क्या है, ax प्लस का b। हमने समझा था कि y की वैल्यू 0 अगर आ रही है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। x की वो कौन सी वैल्यू पुट कर दें हम इसमें कि y किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, यानी कि ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। यानी कि ax प्लस बी किसके बराबर आए बच्चे, 0 के बराबर आए। यानी x अगर हम यहाँ से निकालें तो माइनस बी बाई ए, यानी कि x की जगह अगर मैंने यहाँ माइनस बी बाई ए पुट कर दिया तो अब देखिए क्या ये इक्वेशन 0 के बराबर आएगी, बिल्कुल b से b कट गया, 0 के बराबर आ गई। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, y की वैल्यू का क्या आ रही है 0। अगर हम यहाँ पर बनाए तो हम क्या बनाएंगे, इसे इस तरीके से लिखेंगे x और y। x की वैल्यू क्या रखी, माइनस बी बाई ए, और y कितना आ गया, इस केस में 0 आ गया। यानी कि इस ग्राफ पर जहाँ पर भी ये यहाँ पे कटेगा, जहाँ पर अब यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हमने समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी है 1, अगर इसकी डिग्री 1 है तो बाय ग्राफ हम देख रहे हैं कि यह इस लाइन को, यानी x एक्सिस को, हमें y से मतलब नहीं, हम बात करें सिर्फ x एक्सिस की, तो x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही काटेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी भी इक्वेशन की जितनी भी डिग्री होती है वह उसे x एक्सिस को उतनी ही जगह पर काटेगा, यानी कि x कट करेगा। अगर इसकी डिग्री 1 है तो x को कितनी जगह पे कट करेगा, एक जगह पे। अब देखिए
जहां पर इसने x को कट करा है वहां पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर भी x को कट करेगा वहां y की वैल्यू क्या होगी, 0। और हमने यहाँ पर समझा था जब भी y की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ दे रखा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस का 5। हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और y हम अलग अलग निकाल लेंगे। अब यदि अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, अगर मुझसे कहा जाए कि इस इक्वेशन का जीरो बताइए, ग्राफिकल मेथड से नहीं, हमारा विदाउट यूजिंग ग्राफ, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यह क्या है, एफ ऑफ एक्स, और इसे मुझे लाना है जीरो के बराबर, जो कि y की वैल्यू रहेगी। तो जीरो कब आएगा, जब मैं 2x माइनस 5 को जीरो के बराबर रख दूँ। x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। इसका मतलब यह हुआ कि यह ग्राफ x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कटेगा, 5/2 यानी 2.5 पर ही कटेगा। अब देखिए यहाँ क्या हमने 2.5 पॉइंट लिया नहीं, लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम देख रहे होंगे कि यह अपने आप ही 2.5 पर ही कटेगा। और यहीं पर किसकी वैल्यू जीरो है, जब हम यहाँ पर 2.5 रख देंगे यानी 5/2, तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब यह हुआ यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डिग्री 1 है, उस केस में यह x एक्सिस को सिर्फ एक जगह काटेगा और y की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी है, 2। हमने यह समझ लिया। तो देखिए इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax² प्लस का bx प्लस का c, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी जहां पर a और b जीरो नहीं, सॉरी a 0 यहां पर नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है, देखिए b की बात नहीं कर रहे, a अगर 0 के बराबर हो गया मान लीजिए, तो ये तो पूरी टर्म ही गायब होगी, तो बचा क्या, bx प्लस c। तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं। लेकिन वही बात करें, b 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, b की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर b 0 होगा तो a तो फिर भी है, तो हमें तो हाईएस्ट देखनी, तो हाईएस्ट तो अब भी 2 ही है, तो b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, ग्राफ से इक्वेशन दे रखी है फंक्शन ऑफ x, यानी कि जो है x² माइनस 2x माइनस का 8। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे को किसके बराबर मान लिया हमने, y के बराबर मान लिया। हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। हमने जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है x की वैल्यू इन्होंने रखी -4 -3 -2 -1, अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू आएंगी। अब इससे लेकर हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब समझना क्या है, इसे हम देखते हैं। ग्राफ को इस फॉर्म में आया तो इसे बोला जाता है एक्चुअल में पैराबोला। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से पैराबोला है, यानी कि इसकी शेप क्या है, पैराबोला। मतलब ये एक ये सर्कल होता है, उसी तरीके से ये पैराबोला होता है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी बन सकता है। इसके अलावा एक और शेप होती है, इसे हम इलिप्स कहते हैं। तो बेसिकली हमें किसकी बात करनी है, हमें पैराबोला की बात करनी है। तो देखिए यह शेप क्या कहलाती है, पैराबोला कहलाती है। इसे हमें ड्रॉ कैसे करना है, हमने पॉइंट पहले लोकेट करने, इसके बाद में स्केल से नहीं फ्री हैंड से इसे जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, इसे हम कैसे जोड़ेंगे, फ्री हैंड से कर्व बनाएंगे। तो फ्री हैंड से कर्व बना रहे हैं तो इसमें स्केल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जब हम पॉइंट यह बनाएंगे तो इसके बाद में कोई एक लोवेस्ट पॉइंट भी इसका होगा, यानी कि इस फिगर का कोई लोवेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो सबसे निचला पॉइंट है वो देखिए ये है, इसी को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है, इसे वर्टेक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं, इसी मिनिमम पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। अब इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू P। अब इस वर्टिकल लाइन से जो ये लाइन पास हो रही है इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस कह देते हैं। इसे हमने क्या नाम दिया, एक्सिस का नाम दे दिया। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। अब देखिए इस एक्सिस के इस तरफ देख लीजिए और इस एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ही आप देख लीजिए। तो जब हम इसके राइट साइड और जब हम इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो इस लाइन के अबाउट हम इसके लेफ्ट और राइट तरफ देखेंगे तो एक जैसा हमें शेप दिखाई देगी। इसे ही बोला जाता है, क्योंकि यह पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म कर रहा है, और इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इतना समझ में आ गया। अब इसमें हमें समझना क्या है उसे देखते हैं। देखिए इस ग्राफ से अगर मेरे पास में यहाँ पर इक्वेशन मौजूद होगी, यानी कि यहाँ जो इक्वेशन लिखी हुई है किस फॉर्म में, x² माइनस 2x माइनस 8। सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बता सकते हैं बिना ग्राफ को प्लॉट करें। अब वो कैसे पता लगाएंगे वो हमें समझना है। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 यह हमारी ग्राफ था। हमने इसका ग्राफ भले ही प्लॉट कर लिया। अब इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए x² के आगे जो वैल्यू दे रखी है कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इससे यह पता चलता है कि ये जो पैराबोला ये किस तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा।
इसका मतलब यह हुआ एक्स स्क्वायर के साथ यदि यहाँ -4 लिखा होता तो ये पैराबोला कहाँ खुलता, नीचे की तरफ खुलता, ऐसा बन जाता। लेकिन पॉजिटिव है इसलिए ये पैराबोला ऊपर की तरफ बना। अब समझते हैं इसकी दूसरी बात। जो पॉलिनोमियल है अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो देखिए फैक्टराइजेशन आपने इससे पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, हम इस तरीके से इसे फैक्टर बना लेंगे। तो अगर हम इसके फैक्टर देखें तो इसके कितने फैक्टर पॉसिबल है, 2। जब हमने बात करी थी अभी स्ट्रेट लाइन की ax प्लस बी की, तो यहाँ पर हमने समझा था कि x की डिग्री कितनी है 1, इसलिए यह जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटेगा, एक ही पॉइंट पर काटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें डिग्री कितनी है 2, इसलिए यह ग्राफ कितने पॉइंट पर काटेगा, 2 पॉइंट पर ही कटेगा। क्योंकि इसके जो 2 फैक्टर है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं हमने देखा, और x-4 और x प्लस का 2। अगर हम बताएं कि 0 निकालना हो तो यानी कि यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को 0 कब बना पाएंगे, जब x की वैल्यू क्या आ जाए 4, और कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाए -2। इसका मतलब x की वैल्यू 4 पर 4 और -2 क्या हो गया, इसके जीरोस हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने इस इक्वेशन में 4 पुट कर दिया तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। इसका मतलब कि इसके कितने जीरो पॉसिबल हुए, 2 जीरोस पॉसिबल है, यानी कि 2 जीरोस आर पॉसिबल, 2 जीरोस पॉसिबल है। और यहाँ के 2 अलग अलग रूट आ रहे हैं, अलग अलग फैक्टर। इसका मतलब यह पैराबोला को 2 जगह पर काटेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर इक्वेशन में देख रहे हैं। एक जगह यहाँ पर काटा है और देखिए एक यहाँ पर काटा है। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रहा है, यानी कि y की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में 2 बार 0 होगी, बाकी कहीं पर भी 0 नहीं बनेगी। एक इस पॉइंट पर 0 होगी y की वैल्यू और एक इस पॉइंट पर 0 होगी। इसके अलावा देखिए जब हमने इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करा तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी इस वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स सबसे निचला पॉइंट जो है, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम इक्वेशन से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकलेगा कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस का bx प्लस का c, यदि हम इसमें -b/2a, देखिए b हमें पता होगा, a पता है, माइनस लगा लेंगे और ट्वाइस कर देंगे ये, और -d/4a, ये इसके क्या बन जाएंगे, वर्टेक्स बन जाएंगे। तो वर्टेक्स यानी कि वर्टिसेस इसकी निकल कर आएगी हमारे लिए, सॉरी वर्टेक्स निकल के आएंगे इसके, जिसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अब इस d की बात करें तो ये हमें अगले से नेक्स्ट चैप्टर से अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac के बराबर। इसे हम जानेंगे बाद की क्लासेस में, बस फिलहाल के लिए हमें इतना ही समझना है कि ये क्या है, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू कैसे निकलती है, b² - 4ac। तो इसका मतलब यह हुआ अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन भी गिवन है तो भी हम इतने सारे पॉइंट आउट चीज़ों को बता सकते हैं, और बिना ग्राफ की मदद से हम इन चीज़ों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू निकाली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पैराबोला x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर काटेगा, और वो अलग अलग पॉइंट का होंगे, एक 4 होगा और एक -2 होगा। यही तो हमारी x की वैल्यू है जिस पर y क्या आया था, हमारा 0 आया था। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर समझना था। बेसिकली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए किस तरीके से यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या हमें समझ में आता है। अब देखिए अगली इक्वेशन पे चलते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूं तो ये बेसिकली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी हमने अलग अलग वैल्यू निकाली, अलग अलग पॉइंट बनाए और इसके बेसिस पर हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब हमें यहाँ से क्या क्या समझ में आया, देखिए 3 माइनस का 2x माइनस का x², हमें देखना है x² के साथ का कोफिशिएंट, जो कि ऊपर वाली इक्वेशन में प्लस था इसलिए ग्राफ ऐसे गया था, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, माइनस में इस वजह से ये ग्राफ का जाएगा डाउनवर्ड में। हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो इसके 2 अलग अलग फैक्टर है, इसका मतलब यह पैराबोला जो बनेगा यह x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटेगा, 2 पॉइंट पर यह भी काटेगा, और जिस पॉइंट पर इसने काटा है x एक्सिस को तो उसी पॉइंट पर जो x की वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी कि x एक्सिस पर जहां पर कि y की वैल्यू 0 हो जाए वही पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, जीरोज के बराबर वैल्यू को देगा। तो हमने देखा 2 अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि इसके 2 अलग रूट आ रहे हैं, -3 और 1, यानी कि यह -3 और 1 पर जाकर कि क्या कर रहा है, x एक्सिस पर यह कट कर रहा है। तो इसलिए इसके 2 अलग अलग पॉइंट आ गए, ये हमने समझ लिया। अब देखिए यदि मुझे इसकी वर्टेक्स निकालनी है पैराबोला की तो -b/2a और -d/4a हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब यह पैराबोला x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर काटेगा। अब देखिए अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो हमने समझ लिया 2 अलग अलग पॉइंट पर। अब हम समझेंगे जब ये इक्वल आ जाए और तब समझेंगे जब ये लेस देन आ जाए।
इतना हमने समझ लिया, यानी कि इक्वेशन के बेसिस पे हम इतने सारे पॉइंट आउट हम यहाँ पर कर पाएंगे। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्टली समझने की कोशिश करें तो देखिए प्लस में है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे प्लस में, यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। इसके अलावा जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर करने पर फैक्टर्स हमने देखे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9, अगर हम इसके फैक्टराइज करें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने यहाँ से देखा x माइनस 3 और x माइनस 3, इसके दो फैक्टर तो आए लेकिन दोनों के जो जीरोज बने वो एक ही बना, 3 आएगा इससे भी और इससे भी, तो दो बार लिखने से क्या फायदा है। इसका मतलब यह हुआ ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, ये हमें यहाँ से समझ में आ गया। जब हमने इसके फैक्टर्स देखे तो हमने पाया कि इसके दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, यानी कि इसके कितने जीरोज बनेंगे, 2, और वो 2 जीरोज क्या है, 3 ही इसके जीरोज हो जाएंगे। यानी कि जब हम इस इक्वेशन में 3 पुट करेंगे तभी 0 आएगा, इसके अलावा और कोई ऐसा केस नहीं है जब इसमें 0 आ जाए। अब -3 पुट करोगे तो कुछ और आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। अब हमने इसका कंपैरिजन करा और जब हमने -b/2a और -d/4a निकाला तो हमारे पास में यहाँ से वर्टेक्स निकल कर आएंगे। तो हमने यहाँ से वर्टेक्स भी निकाल लिया जो कि आया 3,0। 3,0 आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये x एक्सिस को सिर्फ टच कर जा रहा है। ये x एक्सिस होगा, इस तरीके से ये टच करके जाएगा। इसके अलावा जब हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ किसके बराबर आया, 0 के बराबर आएगा। यानी कि गिवन इक्वेशन में ax² प्लस का bx प्लस c, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो कि है b² माइनस का 4ac, यदि ये ग्रेटर देन 0 के बराबर आ जाए, ध्यान रखिएगा चैप्टर 4 में इसे हमने दोबारा से समझना है। यदि ये ग्रेटर देन 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब 2 रूट पॉसिबल होंगे, यानी x की ऐसी 2 अलग अलग वैल्यूज होंगी, जब हम इसमें पुट करें तो आंसर कितना आ जाए, 0 के बराबर यह आ जाए, यानी कि 2 अलग अलग जीरोज यहाँ पर निकल के आएंगे। लेकिन यदि d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, उस केस में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जब इस इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आए, 0 के बराबर आ जाए, यानी कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी जिस केस में y बराबर क्या बन जाए, 0। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन की फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में भी चेक कर लिया कि d की वैल्यू यहाँ 0 है, और हमने ग्राफ पर देखा कि ये पॉइंट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इससे पहले हमने जो देखा वो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था। तो ये हमने यहाँ से समझ लिया। अब देखिए अगेन एक और ग्राफ है -4x², यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। जब हमने यहाँ पर अगेन इक्वेशन को सॉल्व किया, रूट देखे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल हुआ, यानी कि माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हमने देखा तो 1/2 और (0), इसके सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट आए और वो दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर गए, यानी 1/2, 0। इसका मतलब यह x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। इसका मतलब यह हुआ इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2x² माइनस का 4x प्लस का 5, पॉजिटिव है x² की वैल्यू, यानी ऊपर की तरफ ग्राफ खुलेगा। और जब हमने इसे सॉल्व करके देखा तो देखिए 2x² माइनस का 4x प्लस का 5, अब हम इसके फैक्टर्स बना रहे थे। तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हम पाएंगे कि इसका कोई भी फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसे हम पुट कर दें और y क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि y 0 कभी नहीं आएगा। तो क्या यह ग्राफ कभी भी इस पॉइंट को टच करेगा, इस एक्सिस को कभी भी यह टच नहीं करेगा। कभी भी टच नहीं करेगा तो क्या इसके कभी कोई रूट आएंगे, बिल्कुल इसके कोई रूट भी नहीं आएंगे। यानी कि x की ऐसी, इस केस में x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे पुट यहाँ पर कर दें और यह वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। और जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे होंगे तो उसकी वैल्यू भी लेस देन 0 के बराबर यहाँ पर आएगी। तो देखिए हमने यहाँ से यह चीज समझ ली, यह फैक्टराइज नहीं हो सकता। फैक्टराइज नहीं हो सकता यानी x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। जब x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो इसका कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखा तो d की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0 यहाँ पर आ जाएगी। तो d की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो गई तो उस केस में हम बताएंगे कि यह x एक्सिस को टच नहीं करेगा और इसके कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होंगे, यानी इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी। लेकिन इसका वर्टेक्स जरूर निकलेगा, वर्टेक्स बिल्कुल निकलेगा। इसका कोई ना कोई तो लोवेस्ट पॉइंट तो होगा ही, तो वर्टेक्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसके रूट हम निकाल नहीं सकते। सो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि व्हेन पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इन 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, 2 अलग अलग फैक्टर्स पर पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो रहा है तो इस फॉर्म में बनेगा।
ये ऊपर या नीचे किस पर डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। प्लस में है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, माइनस में तो नीचे की तरफ खुलेगा। और इन केसेस में अगर सेम फैक्टर है, दो इक्वल फैक्टर्स आ गए, तो इस केस में यह ग्राफ किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ टच कर जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर समझ लिया। इस केस में डी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इस केस में डी की वैल्यू क्या रहनी है, ग्रेटर देन 0, यानी डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस इक्वेशन में ए, बी और सी तीनों ही गिवन है। जो नहीं है गिवन उसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे। यानी कि इस केस में दो अलग अलग रूट आएंगे, दो अलग अलग फैक्टर्स बनेंगे। इस केस में सेम ही बनेगा, लेकिन दो जरूर आएंगे, लेकिन उन दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। लेकिन थर्ड केस में देखिए, जब फैक्टराइज ही नहीं होगी इक्वेशन, तो इसका मतलब इस केस में ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है तो ऊपर खुलेगा, लेस देन है तो नीचे खुलेगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 है और यहाँ भी लेस देन 0, इसलिए यह ग्राफ टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब इसके कोई रूट भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया। अब बात करते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल की। इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए, क्यूबिकल पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, 3। और यदि 3 डिग्री है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, 3 जगह ही काटेगा। तो देखिए, एक पॉइंट पर यहाँ काटा, एक पॉइंट पर यहाँ काटा, और देखिए यहाँ पर भी यह काटेगा। इसमें भी हमें क्या समझना है, तो इसमें भी हमें यही समझना है कि जितने पॉइंट पर यह काट रहा है तो अलग अलग 3 इसके फैक्टर्स बनेंगे और इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 ही जीरोज हो जाएंगे। यानी कि ऐसी 3 वैल्यू है, x की ऐसी 3 वैल्यू है जहां पर y क्या आ जाए, 0 के बराबर हो रहा है। जैसे कि x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 0 पर भी y 0 है, x की वैल्यू -2 पर भी y यहाँ पर 0 के बराबर होगा। कब, जब इक्वेशन x³ - 4x दी गई हो। तो हमें बस इसमें यही समझना था कि किस तरीके से, बेसिकली हमारा जो मोटिव था वह था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना। अब इसमें देख लीजिए 3 डिग्री के, तो ये भी 3 पॉइंट पे टच करेगी। अब ये 3 पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। तो ये वाली लाइन जाएगी एक्स एक्सिस पर, ये कितने पॉइंट पर काटेगा, 3 पॉइंट पर ही काटेगा। सो बेसिकली इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। हमने ग्राफिकल मीनिंग समझ लिया, अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। देखिए, गिवन इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इससे पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसे बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके हमने दो अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली। अगर मुझे अब यहाँ से जीरोस निकालने, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। अगर मैं इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दूँ, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मेरे जीरोस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। अब इन्हीं जीरोस को हम नाम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा। इन्हीं जीरोस को क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसी 2 वैल्यू निकलेंगी, जिसे पुट करने पर क्या आएगा, हमारा आंसर 0 के बराबर आएगा। इसीलिए इन्हें क्या कह दिया हमने, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कह दिया। इन्हीं अल्फा और बीटा की बात करें तो ये क्या है, जीरोस है। अगर मैं इनका सम कर लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स जीरोस। ये जीरोस है और इसका हमने सम कर लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। और बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद जो इसकी वैल्यू आती है वो किसके बराबर आ जाती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो माइनस बी बाय ए के बराबर इसकी वैल्यू आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जब इक्वेशन होगी, और अल्फा बाय अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा, सी बाय ए के बराबर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें इक्वेशन दी जाए तो हम रूट भले ही ना बता पाए कि रूट क्या निकल कर आएंगे, ये तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन सम ऑफ द रूट्स हम जरूर बता देंगे कि जोड़ने पर कितना आएगा, ये हम जरूर बता सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने पर इनके रूट्स को क्या आएगा, ये भी हम बता सकते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की जो रिलेशन है, इसे हम यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि यही रिलेशन के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए, यदि क्वाड्रेटिक की जगह यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाए, 3 हो जाए, यानी कि अब यहाँ पर कौन सा पॉलिनोमियल हो जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आ जाता है, तो हमने समझा है कि ये 3 पॉइंट पर अलग अलग काटेगा। 3 अलग अलग पॉइंट पर अगर ये काट रहा है तो इसके कितने रूट पॉसिबल है, 3 रूट, यानी कि कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज होंगे। तो उन 3 जीरोज को हमने नाम दिया अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा हमने दे दिया इनके नाम। अब सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर होता है वह आएगा माइनस के, इक्वेशन लिखते हैं पहले, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी।
अब जो सम ऑफ द जीरोज है वो बराबर होगा माइनस बी बाय ए के प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह बराबर हो जाएगा माइनस डी बाय बी के और सम ऑफ इट्स द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह बराबर हो जाएगा हमारा सी बाय बी के। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन बनेगा जब इक्वेशन कैसी हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन हो। सो इस तरीके से हमें इसे लर्न कर लेना है। क्वेश्चन किस टाइप से होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। अभी देखते हैं रिलेशन। तो देखिए हमने रिलेशन यहाँ पर समझ लिया, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज है। जीरोज कब आए, जब हमने गिवन इक्वेशन में वैल्यू किसके बराबर पुट कर ली, जीरो के बराबर वैल्यू पुट कर ली। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा हमारे सम ऑफ द जीरोज और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इसकी बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, माइनस बी बाय ए के बराबर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया, माइनस, और इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। सो बेसिकली हमें इसके कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के साथ में इसके रिलेशन को बिल्कुल याद रखना है और इसे किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाएगा इसे भी ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पास में जीरोज दे दिए जाए, कहा जाए कि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, बताइए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अल्फा बीटा यानी कि दो जीरोस 2 और 3 होंगे। तो हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 2 5 और एक्स पीछे लगा देंगे, प्लस अल्फा बीटा प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 3 2 6, यानी कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यदि हम रूट्स निकालें तो इसके रूट 2 और 3 ही निकल कर आएंगे। तो हमें इस तरीके से बताना है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे और यहाँ के एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझते हैं। देखिए फाइंड दी जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। अब यदि मुझे जीरोस निकालने, यानी ये पूरी वैल्यू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर लानी है, जीरो के बराबर लानी है। तो ये तो जीरो के बराबर जब आएगी जब इनमें से कोई चीज़ जीरो हो। तो ये इसका मतलब यह हुआ एक्स प्लस 4 को भी जीरो के बराबर रख लीजिए, एक बार एक्स प्लस 3 को भी जीरो के बराबर रख लीजिए। इसके अलावा देखिए डिग्री कितनी है इसकी, 2, इसका मतलब इसके 2 रूट पॉसिबल होंगे। हमने 2 वैल्यूज निकाल ली, -4 और -3, इसे हमने नाम दिया अल्फा और इसे नाम दिया बीटा। हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है रिलेशन। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दीजिए, तो देखिए -7, अल्फा इंटू बीटा करिए तो देखिए 12 आएगा, और इक्वेशन कहती है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी देखिए, बी तो 7 है, माइनस लगा दीजिए, -7, ए कितना है 1, तो ये आ रहा है ना -7/1 के बराबर। वहीं पर सी बाय ए, सी कितना है 12, ए कितना है 1, तो देखिए ये भी 12/1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। बस हमें इसमें इतना ही करना था, यानी कि इसे 0 के बराबर रखिए, 2 अलग अलग रूट निकालिए, दोनों रूटों को जोड़िए और मल्टीप्लाई कीजिए और रिलेशन के बराबर दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। अब देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, बी 0 हो सकता है, मैंने आपको बताया था। इस केस में देखिए बी गायब है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि अभी भी हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 2। अब इस केस में जब बी की बात करेंगे तो बी की वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे। इसके 2 अलग अलग रूट निकाले तो देखिए इसके रूट हमारे किस में गए, अंडर रूट में आ जाएंगे। तो अंडर रूट में रूट आ गए। अब हमने अल्फा प्लस बीटा करके देखा तो किसके बराबर है, 0 के। अब देखिए यही 0 क्या है, माइनस बी बाय ए। जब बी ही नहीं है तो बी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। सम ऑफ द जीरोस आ गया ना बिल्कुल 0 के बराबर। इसी तरीके से हम इसे प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से हमें करना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, देखिए 4u जब हम कॉमन करेंगे तो u प्लस का 8 यहाँ पर बचेगा, सॉरी u प्लस का 2 यहाँ पर बचेगा। इसे 0 के बराबर रखना है, तभी तो जीरोस निकाल पाएंगे। तो या तो ये पूरा 0 के बराबर होगा, तब भी 0 आ सकता है मल्टीप्लाई में, या फिर सिर्फ और सिर्फ यह 0 हो। तो 4u बराबर 0 रखेंगे और एक बार u प्लस 2 बराबर भी 0 रखेंगे। यहाँ से u की वैल्यू आएगी 0 और u की वैल्यू आएगी -2। 2 रूट हो गए अल्फा और बीटा। अब जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इसको कोफिशिएंट के बराबर हम दिखा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -2, और यहाँ से हम सम ऑफ दी जीरोस निकालते हैं तो देखिए -8/4 जो कि बनेगा -2, तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस की बात करें तो अल्फा बीटा 0 × -2 इज 0,
क्योंकि यहाँ सी बाई ए होता है, सी है ही नहीं तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इस तरीके से हम यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमें इसके रूट निकालने आने चाहिए। तो बेसिकली किस तरीके से रूट निकालेंगे एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। सबसे पहला काम होता है यदि x² के साथ कोई कोफिशिएंट है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 2 8 और 8 × 3 24, यानी कि यहाँ जो वैल्यू बनेगी 24 आएगी, 24। अब हमें 24 को इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में यहाँ पर 5 आ जाए। तो 24 को कैसे तोड़ सकते हैं और माइनस में आए वैल्यू, तो ये -24 है। तो देखिए -24 तो 6 × 4 भी हो सकता है, -6 × 4 भी हो सकता है इस तरीके से। लेकिन क्या इन्हें सॉल्व करके 5 आएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिससे 5 आ जाए। तो 8 और 3 से 5 लाया जा सकता है, या तो 8 को माइनस में रख लीजिए या 3 को माइनस में रख लीजिए। अब देखिए अगर हमने 8 को माइनस में रखा तो क्या हम +5 ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो -5 आ जाएगा, यानी कि हमारे लिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कैसे मिडल टर्म एक्सपेंड होगी? 8 और -3। तो इन्होंने प्लस का 8 लिया और माइनस का 3 लिया। अब इसमें से हम 4 को कॉमन कर लेंगे। इसके बाद दो अलग अलग फैक्टर आ गए, इसे 0 के बराबर रखेंगे और x की अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के केस में यहाँ पे √3 है, यहाँ 4 है, एलसीएम लेंगे तो 4√3 आएगा। यहाँ पर -8 आ जाएगा, √3 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल लिए। अब हमें इसे इसके बराबर हम रख देंगे। यहाँ देखिए -5/4√3 आ रहेगा, यहाँ भी -5/4√3 आ रहा है। तो इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस फॉर्म में जब इक्वेशन दी जाएगी तो एग्जाम इतनी लेंथी टाइप की प्रॉब्लम्स को पूछा नहीं करता है। जो बेसिक कंसेप्ट है अगर आपका क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं पूछता है। तो एग्जाम में ये ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें इसमें करना क्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के करा था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी दो अलग अलग फैक्टर बनाने हैं। अब जैसे ही अलग फैक्टर बनेंगे इसे 0 के बराबर रखिए, x की जो भी वैल्यू निकलेगी यही हमारा अल्फा और बीटा के बराबर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए और इक्वेशन के बराबर यहाँ पर प्रूफ कर दीजिए। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हमें इसे समझना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो जब वैल्यूज वाले क्वेश्चन होंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा। यदि हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और यहाँ माइनस पहले से यह फॉर्मूले का और p पहले से माइनस में, तो ये तो p प्लस में आ जाएगा और a की जगह पे 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, हमारा p के बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया, q के बराबर हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू तो हम जब निकाल पाते, या तो हमें अल्फा और बीटा अलग अलग पता चल जाए, लेकिन क्या हमने अभी तक अल्फा बीटा निकाला? नहीं, हमने यहाँ रूट फाइंड आउट नहीं करे, हमने सिर्फ सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ही निकाला है। सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले। क्या हम इसकी मदद से इसे सॉल्व कर सकते? बिल्कुल, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो। देखिए a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा पूरा पता है p, हमें अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है क्वेश्चन में q, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो हमें वैल्यू निकालनी है इसे सिर्फ यहाँ पे छोड़िए, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाइए, तो वैल्यू कितनी आएगी, p स्क्वायर माइनस का 2q। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, या तो हम पहले ही अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लें, जैसे हमने यहाँ पर अल्फा निकाला बीटा निकाला, या हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बेसिस पर इस फॉर्मूले को देखें कि क्या फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए अगेन इस फॉर्म से हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा देख लिया, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। फॉर्मूला ऐसा ढूंढिए जिसमें अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुटअप हो जाए और अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप हो जाए। इस बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए अल्फा अलग निकालना पड़ेगा और बीटा अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा दिया। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें ना तो अल्फा पता है ना बीटा, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है,
तो इक्वेशन है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा कितना है सी बाई ए, तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसका मतलब यह हुआ इस चैप्टर में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके लिए हमें आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। तो 9th क्लास की बुक में चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटी थी वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर आप इसे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर मार्क्स कम हो सकते हैं। अब देखिए जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 ए भी लिख देते हैं और ब्रैकेट में ए प्लस भी लिख देते हैं, जो कि बन जाता है हमारा 3a² बी प्लस का 3ab², और यहाँ आ जाता है बी क्यूब प्लस का ए क्यूब। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास में a² भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, ऊपर वाला हम लगा सकते क्योंकि हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा है। तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है इफ अल्फा, आप देखिए यहाँ पे फाइंड करना है अननोन वैल्यूज को, इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए के x² माइनस का 5x प्लस का k सच डेट अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो देखिए हमें क्या करना है, या तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, तो इक्वेशन तो जब सॉल्व होती जब k की जगह पे कोई वैल्यू रखी जाए। अब k की जगह पे 6 होता तो हम सॉल्व कर लेते, अब 6 है नहीं तो अब कैसे सॉल्व करें, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हैं, जो कि आएगा 5/1 और अल्फा बीटा हमने निकाल लिया k/1। अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा है 5, अल्फा इंटू बीटा है k, और हमारे पास में अल्फा माइनस बीटा भी 1 है और हमसे पूछा जा रहा है k की वैल्यू। तो देखिए हमें सोचना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें कि इन सब का यूज़ करके हमारा आंसर निकल जाए। तो हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है, स्क्वायर कर देंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब ये 4 अल्फा बीटा कैसे आ जाता है इसे देख लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, अगर हम इन यहाँ पे 2 आएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये वैल्यू तो कट जाएंगी लेकिन ये माइनस अपने आप में प्लस हो जाएगा जो बना देता है 4 अल्फा बीटा। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा यदि 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गया है, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 अल्फा बीटा। तो देखिए हमें इस आइडेंटिटी का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और तब जाकर हमारे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। इसके बेसिस पर हमने k की वैल्यू 6 फाइंड आउट कर ली। अब जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन अगेन k की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर हमारा k नहीं दिया होता तब हम इसे आसानी से निकाल सकते थे, इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा कुछ भी जो भी पूछा जाता निकाल लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर k दे रखा है इसका मतलब हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके ही, देखिए अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा -4/k, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 4/k, और क्वेश्चन में गिवन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 गिवन है। हमें इन सब का यूज़ करके k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएं कि हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पे k की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी तो हमारा दोनों ही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से करना है। हमारे पास में अब देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, हमारे पास में इसकी तो वैल्यू पहले से गिवन है k/2, अल्फा बीटा तो k/2 बनेगा ही, ये तो देख के बता सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है। तो अब इसे कैसे निकालें, तो हमें इसके लिए फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा जिसमें कि हम इस टाइप से फॉर्मूला पुट करेंगे और तब जाकर हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले का खेल है, आपको फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए और किस टाइम पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये हम समझना चाहिए हमें। जैसे कि यहाँ दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा। अब देखिए यदि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें यही आइडेंटिटी का मेजरली यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में देखिए a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने क्या कर दिया इसे प्लस का 2ab लिख दिया और माइनस का a भी यहाँ पर कर दिया। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो a स्क्वायर यहाँ पर पहले से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी है,
2ab में से अगर एक a भी जाएगा तो प्लस का a भी बचेगा। अब देखिए हमने इसे किस फॉर्म में बदल लिया, इक्वेशन की फॉर्म में बदल लिया। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। हमारे पास में अब सबकी वैल्यू गिवन है, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, इफ सम ऑफ यानी कि प्लस स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर करना है सम और स्क्वायर किसका, जीरोस का, यानी कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर इज 40 या 40 के बराबर क्वेश्चन में गिवन है और इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है। हमें बताना है के की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास में। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है कितना 8/1 और अल्फा इंटू बीटा पता है k/1। अब इनका यूज करके हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जब हमारे पास में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। देखिए यहाँ पर जब हम एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं तो यहाँ के नहीं लगाते हैं। बेसिकली हमें क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। अब अगर हम इसका 2 टाइम्स कर दे तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10। और अगर हम इसका रूट निकालने की बात करें तो इसके 2 रूट आएंगे, इसके भी 2 रूट आएंगे और बेसिकली दोनों के रूट सेम ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है, जो कि इन दोनों ही केसेस में कॉमन आ रहा है। इस वजह से इसके रूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो 0 ही बना देगा। तो अगेन इक्वेशन हमारी यही बचेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, वो वैल्यू को डिफाइन कर रहा है जिसे हमने गुना कर रखा है, यानी कि जो इनमें कॉमन है। इसलिए हम यहाँ पर के लगा के चलते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से के की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पर होगी, इसी वजह से वहाँ पर के को डिफाइन ही नहीं किया गया है। सो हमें करना क्या, हमने इक्वेशन पढ़ी ली थी कि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा बीटा। हमें यहाँ पर माइनस लगाना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि जब हम रूट निकाल रहे होंगे तो माइनस बी बाय ए हो जाता है। इसी वजह से इस माइनस की और इस माइनस की वजह से यह प्लस में बदल जाए, इसलिए हमें इसी फॉर्म में इक्वेशन को रखना है। तो यह हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इसे याद रखना है। इसके साथ में के से मल्टीप्लाई भी कर दें। क्यों हमने के से मल्टीप्लाई करा ये मैंने आपको समझा दिया कि इक्वेशन में कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में 1 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, लेकिन हम के लेकर चलेंगे कि 1 होगी तो भी एप्लीकेबल है, इससे ज़्यादा कुछ होगी तो भी एप्लीकेबल रहेगी। ये पहले से सम ऑफ द जीरोस दे रखे हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है और हमें क्या निकालना है। यहाँ पर सम दे रखा है, यानी कि ये पहले से ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ जीरोस दे रखे हो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी कह देता है कि 2 जीरोस आर 2 and 5, तो इस केस में ये अल्फा एंड बीटा है, लेकिन हमसे पहले ही बोल देगा कि यह क्या है, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो ये हमारे लिए सम ऑफ जीरोस है, जैसे कि यहाँ सम ऑफ जीरो 7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, जीरोस की बात कर रहा है या सम एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो यदि जीरोस की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे भी और इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब जाकर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10, तब जाकर हम इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में जो x की जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है, होल नंबर होती है। देखिए यहाँ पे √2 है, लेकिन x के साथ में नहीं है, x की तो पावर अब भी 1 ही है। x की यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, find the polynomial whose zeros are this and this। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्या हमें निकालना है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना इन टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। देखिए अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, अल्फा एंड बीटा यानी कि इसके हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा नहीं, हमें अल्फा और बीटा अलग अलग निकालने हैं। तो देखिए मैंने इसका अल्फा भी निकाल लिया, सपोज कर लिया मैंने इसका बीटा भी निकाल लिया। हमने इसको फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। इसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। इतना हमने समझ लिया कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से, अल्फा बीटा माइनस 2 आ गया। अब क्या कहता है, हमें वो समझना है। कहता है कि अल्फा एंड बीटा जीरोस थे, ठीक है, फाइंड अ पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस ये हों। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस क्या थे, 2 और 5। तब हमने क्या करा, हमने इसमें पहले सम भी निकाला और प्रोडक्ट भी निकाला। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा इस केस में भी हम इनका सम भी निकालेंगे,
ये सम नहीं दे रखा, ये जीरोस दे रखे हैं। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। जब हमने सॉल्व करा तो वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आई। तो देखिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को डायरेक्टली पुटअप कर दिया। इसका मतलब हमें इसमें अलग से अल्फा बीटा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ध्यान क्या रखना था बेसिकली कि जीरोज यहाँ पर गिवन है और हमें इसी का सम और इसी का प्रोडक्ट निकालना है और फिर इसके बाद में इसी की पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिख देना है। यानी कि सम 4 है, प्रोडक्ट -5 है, तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस है, 4 के साथ में एक्स लगाएंगे और -5 हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगा, अदरवाइज यहाँ प्लस ही रहता। तो इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हुज जीरोज आर। तो अगेन ये जीरोज दे रखे हैं, हमें इसका सम भी करना होगा और इसी का प्रोडक्ट भी करना होगा। जब हमने सम करा तो इक्वेशन ये बनेगी, प्रोडक्ट करा तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी। अब हमारी गिवन इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा तो हम पहले से जानते हैं कितना है, -b/, यानी कि 5/2। डायरेक्ट इसमें पुटअप कर देंगे और अपनी इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इन्हीं सम प्रोडक्ट को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्या कहता है कि जिसके जीरोज जो है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके जीरोज, जो इक्वेशन दे रखी है इसके जीरोज के रेसिप्रोकल हो। हमें पता है कि एक जीरोज क्या है अल्फा, एक जीरोज क्या है बीटा, लेकिन हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसका जो जीरोज है वो है रेसिप्रोकल, 1/अल्फा और 1/बीटा, ये जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसका पहले सम करना है और इसी का हमें प्रोडक्ट भी करना है। तो प्रोडक्ट तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। प्रोडक्ट कितना आएगा, c/a, तो 1/c/a, तो a ऊपर चला जाएगा। इसकी बात करें तो देखिए अल्फा बीटा, बीटा प्लस का अल्फा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो यहाँ आएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ आ जाएगा c/a, तो a से a कट जाएगा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या बना, -b/c, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या बना, a/c। अब इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस है -b/c, तो माइनस माइनस अब यहाँ प्लस बन जाएगा b/cx, और प्रोडक्ट क्या है a/c, तो यहाँ पे प्लस का a/c, और इसके साथ में हम k की मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे, जिसमें कि k क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये जीरो आ गया तो ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या बना देगी, जीरो बना देगी। सो इस तरीके से हमने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। स्टिल इस चैप्टर के यहाँ तक के पॉइंट तक आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।